Hello everyone, this is the part 2 of Coulomb's law. So without any further ado, let's get started. आज हम जो रीडिंग पार्ट है वो कवर करेंगे Coulomb's law के अंदर. You now know the basics of Coulomb's law basically. That's कि अगर दो चार्जेस हैं उन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए वी डू हैव अ लॉ जो कि दिया था कूलम ने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. Q1 Q2 चार्जेस होते हैं एंड आर स्क्वायर उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था उन्होंने, द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इज टॉर्शन बैलेंस. ये सेम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के अंदर जी की वैल्यू पता लगाने के लिए. सो डू रिमेंबर दैट. अच्छा, उसके बाद ओके तो कूलम्स लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है. ठीक है, कूलम ने अपना लॉ दिया था इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट जो था वो एक इंस्ट्रूमेंट में हुआ था. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टॉर्शन बैलेंस 1785 के अंदर. ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया था दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए. ठीक है, होता क्या है, इट्स अ कंटेनर, उसके अंदर दो पोल्स होते हैं. सही है, अब दो स्फीयर्स होते हैं. ठीक है, और ये दोनों स्फीयर्स जो अब आपस में रब किए जाते हैं ताकि उन दोनों के ऊपर क्या आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आता है. देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन बोथ द चार्जेस. और क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान में इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा होती है ये फोर्स, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो कूलम के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा. अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे टॉर्शन बैलेंस के अंदर रॉड होती है तो वहाँ पे एक थ्रेड होता है. ठीक है, ये जो फाइबर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे अटैच एक रॉड होती है और उसके पास आप लेके जाते हो एक पॉजिटिव चार्ज. अगर तो वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे. अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इस तरीके की कुछ वर्किंग होती है टॉर्शन बैलेंस की. ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कई हद तक कंपैरेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है यकीनन. ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है ऑलवेज, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि अगर दो चार्जेस, इफ टू चार्जेस आर ब्रॉट नियर ईच अदर, अगर दो चार्जेस को हम लोग करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएंगे जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है. इस फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स इस्तेमाल हो रही है, राइट, और फोर्स इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी. तो यहाँ पे जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि चार्जेस क्या है, क्या नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है. कहने का मकसद ये है कि देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान में रिपल्सिव फोर्स होगी, तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रिपेल करेगा एक दूसरे को. ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेक्टर क्या हो जाएंगे, टूवर्ड ईच अदर हो जाएंगे. ठीक है, इफ़ द पार्टिकल्स हैव द सेम साइन ऑफ चार्ज, अगर जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स उनके ऊपर सेम साइन है तो क्या होगा कि रिपल्जन होगी. इसका मतलब ये है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है, इस वाले केस की बात हो रही है, वो क्या होगा कि डायरेक्टली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों चार्जेस आपस से दूर जाएंगे. इसके अलावा अगर दो चार्जेस हैं तो ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया अभी. इसके अलावा अगर तो अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनकी फोर्स की वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, टूवर्ड ईच अदर होगी. ठीक है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो वही सेम चीज़ है. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल,
पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली, ये हम लोग कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। स्क्वायर क्यों आया? बिकॉज इन्वर्स रिलेशनशिप है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड को आप बढ़ाओगे, ठीक है, अगर चार्जेस एक चार्ज 2 कूलम का था और एक चार्ज है वो 3 कूलम का था, इसको अगर मैं बढ़ा दूँ, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को अगर मैं बढ़ाऊँ, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? ये देखो यहाँ पे 6 कूलम आया, राइट। अगर मैं यहाँ पे 8 कूलम कर दूँ एंड यहाँ पे 2 कूलम कर दूँ, चलो यहाँ पे हम लोग सेम ही रखते हैं, यहाँ पे भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 5 कूलम कर दिया, ठीक है। दोनों केसेस में हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 40 कूलम हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना ना, मैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, राइट। अब ये Q1 देखो और ये Q2 देखो, इस केस के अंदर फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होगी? फोर्स इन दो चार्जेस के अंदर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है चार्जेस का। दूसरी कंडीशन का अगर आप देखो तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है। रिमेंबर वन थिंग कि अगर मैं रेडियस को, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आपको बोलेगा, अगर मैं डिस्टेंस दो चार्जेस के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दूँ, अगर मैं चार्जेस के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो दो गुना बढ़ा दूँ, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर डिक्रीज़ होगी तो कितने टाइम्स होगी, और इंक्रीज़ होगी तो कितने टाइम्स होगी? देखो, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इंक्रीज़ किया, तो 2 का स्क्वायर लोगे आप यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, राइट। अब आप कहोगे कि फोर्स यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा कि अगर मैं चार्जेस इतना मैग्नीट्यूड बढ़ा दूँ तो कितनी फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूँगा, ज़्यादा कर दूँ, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो मस्ट रिमेंबर कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, नथिंग एल्स। अच्छा एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, उसके बाद इफ़ यू सी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इस साइन को रिमूव करने के लिए आप लगाते हो कांस्टेंट, राइट। ये कांस्टेंट यहाँ पे होता है कूलम्स कांस्टेंट, जिसे आप लोग लिखते हो K, ठीक है। K की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। K की वैल्यू कैसे निकली? K का भी फॉर्मूला होता है, K बराबर होता है 1/4πε0 के, ठीक है। ये εr में हम लोग कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ε0 क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम एंड एयर। तो अब ये वैल्यू आई कैसे, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो 4π की वैल्यू क्या होती है? 3.142, और ε0 यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम की परमिटिविटी की आप वैल्यू रखते हो, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है? 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, नॉट माइनस बट जस्ट 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, -12 आएगा। तो ये वैल्यू होती है ε0 की। ये वैल्यू आप इस फॉर्मूला में रख दोगे, आपके पास ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ निकल के आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आई ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू। अच्छा, ये तो हो गया कि अच्छा 4, ये आप ये की वैल्यू आप ये रखते हो जब आपके पास चार्जेस जो है वो वैक्यूम में या फिर एयर में होते हैं। अगर तो चार्जेस आपने किसी डाइलेक्ट्रिक में रख दिए, अगर तो चार्जेस आपने किसी मीडियम में रख दिए, जैसे कि वाटर के अंदर, और अब आपसे पूछा कि मैग्नीट्यूड का क्या होगा, तो देखो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, चार्जेस का अगर मीडियम बदल लोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा K बराबर होता है 1/4πε0 इन वैक्यूम। लेकिन जब आप बात करते हो मीडियम की, किसी भी डाइलेक्ट्रिक की, तो आप इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक और कांस्टेंट को, जिसे आप बोलते हो ER, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ
मीडियम, हर मीडियम की अपनी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल वुड की रिलेटिव परमिटिविटी 3.3 होती है, वाटर की हर किसी की अपनी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फार्मूला के अंदर इंट्रोड्यूस करवाओगे ई आर, तो के का फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये के की वैल्यू हो जाएगी कब, जब आप चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हो, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा इससे मुताल्लिक दो चीज़ें। पहली चीज़ ये कि ई आर जो है ना उसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ई आर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ई आर इज इक्वल टू 1, और ये किसकी होती है, ये वैक्यूम की वैल्यू होती है, वैक्यूम की या फिर एयर की होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर ई आर की वैल्यू 1 होगी तभी आप मल्टीप्लाई करोगे ई नॉट से, है ना, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9 × 10⁻9 वैल्यू निकल के आएगी, राइट। समझ में आ गया कि ई आर की वैल्यू वैक्यूम की किसके अंदर 1 होती है, तभी ये वैल्यू निकल के आती है। इसीलिए आप ई आर को इस फॉर्मूला के अंदर ई आर को लिखो ना लिखो एक ही बात है। लिखोगे अगर आप तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ई आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी समझ आ गया होगा, आई होप। अच्छा, अगर बाद में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम, ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई। उससे पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव सी चीज़ लिखी हुई है कि ई नॉट जो है उसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिएबिलिटी। हम बोलते हैं ना सेल वॉल इज़ फुली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन इज़ पार्शली परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अलाउ करना। तो फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम एयर के अंदर चार्ज को फ्रीली फ्लो करवाना, फ्रीली पास करवाना, दैट्स ई नॉट, ठीक है। अगर आप सपोज करें चार्जेस जो है वो वैक्यूम के अंदर है या फिर एयर के अंदर है तो ई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, वो ये है, ठीक है। और जो के यानी कि कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पर के का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, जबकि जो ई नॉट है उसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पे शायद, हाँ ये मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ये यूनिट के का होता है, ठीक है। के का यूनिट भी मैंने शायद कहीं लिखा था, हाँ ये रहा, न्यूटन नहीं होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। याद रखिएगा कि जो के है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि जो ई नॉट है उसका यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया ये, बहुत सिंपल है, आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो यूनिट। देखो के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब 4 पाई कोई यूनिट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे बनेगा, इस अगर क्वांटिटी को आप उल्टा कर दो तो ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, तो इसीलिए इसका यूनिट ऑपोजिट ऑफ के होता है, ठीक है। फॉर्मूला से आप हेल्प लेके समझ सकते हो। ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे तो परमिटिविटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ ओनली अबाउट 1.005 टाइम्स दैट ऑफ ई नॉट। इसका मतलब ये है कि जो मैंने कहा था कि वैक्यूम और एयर दोनों के अंदर ई आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। दोनों के अंदर ई आर की वैल्यू 1 होती है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 0.0005 का डिफरेंस होता है, इसीलिए आप तकरीबन सेम ही मानते हो, इसीलिए आप मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दोनों की वैल्यू इक्वल मानते हो, वैक्यूम और एयर के सेम मानते हो। अच्छा, वाटर की जो परमिटिविटी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो 80 टाइम्स होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड x है, ठीक है। अगर एक दो चार्जेस हैं वो वाटर के अंदर है, ठीक है, वो वाटर के अंदर है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, x न्यूटन है, उनके दरमियान में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड x न्यूटन है। जबकि यही चार्जेस मैं उठा के वैक्यूम या फिर एयर में रख दूँ तो इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड जाएगा 80 x न्यूटन। कहने का मकसद ये है
कि वाटर के अंदर 80 जो चार्जेस हैं Q1 Q2 उसके दरम्यान में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 80 टाइम्स लेस हो जाता है, 80 टाइम्स कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम के अंदर जब चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये आपको फार्मूला दिया हुआ है फोर्स का। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये के की वैल्यू है, फिर ये सेम फार्मूला आ जाता है यहाँ पे। ई आर ई नॉट क्या है, परमिटिविटीज़ है मीडियम की और रिलेटिव परमिटिविटी है। अच्छा, रिलेटिव परमिटिव ई आर की वैल्यू हर मीडियम की अलग होती है, जैसे कि मैंने बताया वुड की क्या होती है। अच्छा, वुड की मैंने 3.3 बताई थी। हाँ, हर वुड की भी अपनी होती है, जैसे मेपल की 4.4 लिखी हुई है, ओक की यहाँ पे 3.3 है। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करें, क्योंकि कूलम्स लॉ से आप पता लगाते हो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अगर तो मैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, फॉर्मूला के अंदर एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये क्या करने के काम आता है, टू शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो दिखाया गया है कि जो चार्जेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूर इनके ऊपर चार्ज सेम होगा, तभी आप दूसरे में एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि क्या इनके ऊपर चार्ज कौन सा है। द फोर्स F21 exerted by Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन ओपोजिट है डायरेक्शन में, जो कि Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर। इस डायग्राम से आपको क्या पता लगता है, इससे आपको पता लगता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हर केस के अंदर डिफरेंट होती है। सिंपल लफ्ज़ों में समझिए, इस डायग्राम को छोड़ दीजिए। देखो, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आपको वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म, जो कूलम्स का लॉ है उसका आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, यूनिट वेक्टर लगा दो, दैट इज़ इट। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 इज रिटन एज। अच्छा, यहाँ पे आपने वही चीज़ की, यहाँ पे आपने क्या किया, यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो आप आर देख रहे हो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओके, याद रखिएगा जो कूलम्स लॉ होता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ओबे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसके अंदर क्या होता है कि फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं डायरेक्शन के अंदर। इस डायग्राम के अंदर वही हो रहा है, जो फोर्स Q1 लगा रहा है Q2 के, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे जो नहीं, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो प्रॉबली मैंने उल्टा बोला है। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। यानी कि मैग्नीट्यूड तो दोनों फोर्सेस का सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका कूलम्स लॉ, ये ख़त्म हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसी में एक सब टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सही है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन